बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और जून 2 के जो है वो करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने लगे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। तो ये करंट अफेयर्स आपको सीएसएस, पीएमएस, पीसीएस या वन पेपर एग्जाम के अंदर जो है वो काम आ सकते हैं स्टडी के हवाले से। वैसे नॉलेज के लिए तो जो भी लेना चाहे वो ले सकता है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हाई पावर्ड डेलीगेशन इन यूएस टू अर्ज पाकिस्तान केस। ठीक है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि भाई जो इंडिया है उसने अपना एक डेलीगेशन भेजा इस वॉर को लेके कि भाई पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया जाए। तो उसके आगे अगेंस्ट में पाकिस्तान ने भी एक डेलीगेशन भेजा था। तो उसी की यहाँ पे बातचीत हो रही है कि फॉरेन ऑफिस जो है वो ये कह रहा है कि भाई हमने भी डेलीगेशन भेजे हुए हैं, और एक एक नहीं दो दो डेलीगेशन जो है वो हमने भेजे हुए हैं दुनिया को बताने के लिए। इसको डिस्कस करेंगे क्या उन्होंने कहा। दूसरा हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट जो है वो इस टाइम पे हो रही है, आपको पता है। और जो खुंजराब पास है, कराक्रम हाईवे है, वो बंद है इस टाइम पे। और आज तीसरा जो है वो दिन हो चुका है, फ्राइडे से ये जो है वो एक सिट इन, एक धरना स्टार्ट हुआ जो अभी तक जो है वहां पे जारी है, एफबीआर की पॉलिसीज को या फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके। इसको डिस्कस करेंगे। तीसरी एक रिपोर्ट है कि साउथ एशिया जो है उसको कहा गया कि भाई यहाँ पे क्लाइमेट का बहुत ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए जो है वो आप जो है वो रेजिलियंट फूड सिस्टम को लेके आए जो कि लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल हो। इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जी रशिया यूक्रेन वॉर को लेके कि आप देख रहे होंगे कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो एक नया टर्न ले रही है, कि जहां पे हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो डेवलपमेंट्स है वो खतरनाक साइड पे जा रही हैं। कि रशिया ने जो है वो एक ही दिन के अंदर सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की, और उससे पहले यूक्रेन जो है उसने तकरीबन जो है कहा जा रहा है 40 प्लस जो है वो जहाज जो हैं, वो भी वो जहाज जो कि वॉर हेड लेके जा सकते थे, न्यूक्लियर वॉर हेड, उनको जो है तबाह कर दिया रशिया के। तो ये वॉर और साथ में बातचीत भी चल रही है। इंटरेस्टिंग बात ये है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यूके जो है वो भी वॉर की तैयारी कर रहा है। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया ही जो है वो इस टाइम पे जंगों की तैयारी कर रही है, चाहे पाकिस्तान इंडिया हो, यूएस चाइना हो, इसी तरह से यूरोप हो। तो ये तैयारियां जो है वो जारी हैं किसी बड़ी वॉर की, और हम देख रहे हैं कि दुनिया शायद किसी और वॉर की तरफ, शदीद वॉर की तरफ, न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है। तो यूके जो है उसने 2 बिलियन का जो है प्लान किया है कि भाई अपने वेपन्स को अपग्रेड करेगा और वॉर की रेडीनेस को जो है उसको तैयार करेगा, यानी कि वॉर के लिए अपने आप को तैयार करेगा। ये हालात आप देख लें। नेक्स्ट ईरान की बात करते हैं जी, कि ईरान जो है वो डिमांड कर रहा है कि भाई अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है, जीरो यूरेनियम के ऊपर, तो आप मेरे से सैंक्शंस कैसे हटाएंगे मुझे बताएं। क्योंकि यूएस ने जो है प्रपोजल्स, कुछ रिटन प्रपोजल्स भेजे हैं, और उसके ऊपर हम ये देख रहे हैं कि आईएईए की रिपोर्ट भी आई है जो कि ईरान के फेवर में नहीं है, और उससे ईरान को भी काफी ज्यादा जो है वो परेशानी है कि भाई वो रिपोर्ट भी अब उसके अगेंस्ट में जा रही है, तो शायद उस किस कोई और वॉर जो है शायद स्टार्ट होने लगी है, और इसराइल जो है बॉम्बिंग कर दे अब। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसराइल जो है उसने क्या किया जी, जो बहुत ही लाडले हैं हमारे अरब के ममालिक, ठीक है, और जो अमेरिका को इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसराइल ने क्या कर दिया, जो यूएस लीड जो डेलीगेशन था अरब कंट्रीज का, जिसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर, यानी सादे अल्फाज में फलस्तीन जाना था, उसको रोक दिया। ठीक है, उनको वहां नहीं जाने दिया कि भाई अगर ये कहीं वहां गए तो वो फलस्तीन जो है वो उसको एक इंटरनेशनल रिकग्निशन ना मिल जाए। आप अंदाजा कर लें कि ये कैसे सोच रहे हैं और वो कैसे सोच रहे हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे जी कि शंग्रीला, आपको पता है बातचीत चल रही है, तो उसमें यूएस और चाइना आमने सामने हैं हर बार की तरह, और इस बार भी जो है वो यूएस ने ताइवान को जो है वो टारगेट किया बार बार, जबकि चाइना का ये कहना है कि डोंट प्ले विद फायर, और हर बार वो यही कहते हैं कि भाई ताइवान तो हम नहीं देंगे, इसलिए ऐसी बातें ना करो। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स जो है चाइना का है। तो ये हमारे पास जो है टॉपिक है, इनको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। अब देखें यूक्रेन की हम अगर न्यूज देखते हैं तो 40 रशियन वॉर प्लेन्स जो है पिछले 24 घंटे के अंदर जो है वो उनको टारगेट किया गया, और ये बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है कि भाई वॉर की साइड पे आगे जो है जा रही है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि जो सीरीज करंट अफेयर्स के भी जो स्टार्ट की हुई है, इसमें जो आप फीडबैक दे रहे हैं उसको जारी रखें। इस ये जो सीरीज है इसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो मेहनत हो रही है, तो एक्चुअली में अगर ये मेहनत आपके काम ना आए तो इसका फायदा कोई नहीं है। जैसे जैसे आप फीडबैक देंगे तो मुझे आइडिया होता जाएगा कि आपको इन चीजों की समझ आ रही है और आपको फायदा दे रही है, आपको नेशनल और इंटरनेशनली जो कुछ भी हो रहा है आपको उसका आइडिया हो रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट न्यूज क्या है जी, हाई पावर डेलीगेशन इन यूएस टू आर्ग्यू पाकिस्तान केस। ठीक है,
तो फॉरेन ऑफिस जो है वो ये कह रहा है, ये 2 जून यानी आज को ही उसने जो है ये बात कही है कि भाई हमने भी एक डेलीगेशन जो है वो भेजा हुआ है, हाई लेवल डेलीगेशन, एक नहीं 2 भेजे हुए हैं, जो दुनिया को ये बता रहे हैं बेसिकली कि भाई इंडिया जो है उसकी गलती है। तो ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं डेलीगेशंस के मेंबर, जिसको जो है कहा जा रहा है जी पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं ये लीड कर रहे हैं, और मेजोरिटी में इसमें जो हाई लेवल पे लोग हैं वो पीपल्स पार्टी के ही हैं, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या हिना रब्बानी कर हो, जो पहले जो है वो फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, या श्री रहमान की अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि यूएस के अंदर जो है वो हमारी एम्बेसडर रही हैं, तो ये काफ़ी हाई लेवल की हैं। साथ में इसमें 2 जो हैं वो यहाँ पे डिप्लोमेट्स भी मौजूद हैं, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं। इसी के साथ एक दूसरी न्यूज़ है जो फॉरेन ऑफिस जो है वो कंफर्म कर रहा है 2 जून को ही, वो ये कह रहा है कि भाई 2 टीम्स टू प्रेजेंट पाकिस्तान प्रोस्पेक्टिव टू वर्ल्ड ऑन रीसेंट इंडियन एग्रेशन, ठीक है, कि फॉरेन ऑफिस ये कह रहे हैं कि हमने एक टीम नहीं बल्कि 2 टीम्स भेजी हुई हैं, ठीक है, और वो दोनों टीमें जो है उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो डिफेंड करें और इंडिया को जो है वो बताएं कि इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक काउंटर ऑफेंसिव इन द यूएस, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई किस रिस्पांस के अंदर, इन रिस्पांस टू द रीसेंट एस्केलेशन जो अभी इंडिया और पाकिस्तान की हुई है, उसको लेके जो है एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक कैंपेन पाकिस्तान ने जो है चलाई है, और उस वो बहुत सारे ममालिक गए, और अब वो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और वहां पे वो जाएंगे, ये हाई पावर डेलीगेशन है, और इसके अंदर जो है इसको लीड कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हिना रब्बानी कर मौजूद हैं, श्री रहमान मौजूद हैं, बाकी ठीक है और भी मौजूद है, लेकिन ये जो है प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, साथ में जो है डिप्लोमेट्स भी मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट्स करंट टाइम। ये न्यूयॉर्क जो है वो पहुंचे हैं, और इन्होंने यहाँ पे क्या करना है, यूएन ऑफिशियल से मुलाकातें करनी है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के जो ऑफिशियल्स हैं, जाहिर बात है उनको बताना है कि पूरी दुनिया के अंदर कि भाई देखें क्या इंडिया कर रहा है, किस तरह से वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के जो है पेश कर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो बहुत सारे डिप्लोमेट्स से जो है मुलाकातें करनी है, और ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक मूव है कि बजाय इसके कि हम एक एक मुल्क घूमें, उससे ये बेहतर है कि हम जो है वो न्यूयॉर्क जाके बैठ जाएं, वहाँ पे सारे मुल्कों के डिप्लोमेट्स तो मौजूद होते हैं जैसे पाकिस्तान के हैं, तो वहाँ पे उनसे जो है बातचीत की जाए। इसके साथ साथ वो OIC से जो है मुलाकात करेंगे, और वहाँ पे उन्हें बताएंगे, और उन्हें इंडियन नैरेटिव जो है उसके बारे में बताएंगे, या इंडियन नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम देख रहे हैं मुसलसल के इंडिया का डेलीगेशन भी कभी कतर में, कभी UAE में, कभी जापान में, कभी कहाँ पहुंचा हुआ है, और वो भी यही काम कर रहा है, वो दुनिया को ये बता रहा है कि भाई पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल था इस वॉर का, पाकिस्तान दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है, वो एक टेररिस्ट स्टेट है, और जैसे इंडिया ने कहा था कि भाई हम जो है वो अब पूरा एक जो है वो डोजियर बना रहे हैं, और हम ये FATF को देंगे कि भाई आप पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में डालें, एक हफ्ता पहले कि हमने न्यूज़ डिस्कस की थी। तो ये जो है पाकिस्तानी जो सारे के सारे पहुंचे हैं, तो वो जाके रीजनल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे, और साथ में कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया को रोका जाए इससे, या इंडिया जो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करे वो पाकिस्तान के खिलाफ ना जाए FATF के अंदर। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी मुलाकात करेंगे कि भाई किसी तरह ऐसा ना हो कि हम फिर से ग्रे लिस्ट के अंदर चले जाएं, जाहिर बात है इंडिया की सुनी जाती है दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इसके साथ साथ इनका प्लान ये है कि US ऑफिशियल्स और लॉ मेकर से भी मिलेंगे, और थिंक टैंक्स को भी टाइम देंगे वहां पे, ताकि अमेरिका के अंदर बैठ के जो है एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव जो है वो जनरेट किया जाए प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया। तो ये एक अच्छी मूव है, अगर हम डिप्लोमेटिकली देखते हैं हमारे फॉरेन ऑफिस का एक अच्छा डिसीजन है। अब बेसिकली दो भेजे गए हैं डेलीगेशन। एक डेलीगेशन जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का है, जो US साइड पे भेजा गया, ठीक है, और इनको कहा गया कि आप US के अंदर जाके और वेस्टर्न जो है ममालिक वहां पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, और इंडिया को वहां पे जाके जो है वो बताएं कि इंडिया क्या कर रहे हैं। दूसरी साइड पे तारिक फातमी साहब हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं तारिक फातमी साहब, इनको रशिया भेजा गया, ठीक है, और इन्हें ये कहा गया कि आप रशिया जाके बात करें, क्योंकि जाहिर बात है चाइना तो हमारे साथ है, चाइना तो देख रहे हैं क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन जैसे हमने जो है वो S-400 रशिया का एक सिस्टम तबाह किया इंडिया के अंदर, ठीक है, और बहुत जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की साइड तबाह की वो भी रशिया की थी, तो रशियन वेपन्स जो हैं उसका बहुत बड़ा व्यापारी जो है वो पास्ट के अंदर इंडिया रहा है। तो इसलिए हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया जो है उसको रशिया से भी दूर किया जाए, और हम रशिया के साथ भी ताल्लुकात बनाएं, और बताएं कि भाई आपका जो LI है जिसको आपने हथियार दिए हैं वो अब हमारे ही खिलाफ बेसिकली इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो जो इनका पर्पस वो क्या है जी, ये क्या करेंगे, शेपिंग द नैरेटिव एंड डिफेंडिंग पाकिस्तान पोजीशन, कि ये एक नैरेटिव को शेप करेंगे, बनाएंगे कि हमारा बयानिया क्या है, और पाकिस्तान की पोजीशन को देखेंगे, ठीक है। तो जो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया के रिस्पांस में गए हैं, क्योंकि इंडिया लॉबिंग कर रहा है हमारे अगेंस्ट में पूरी दुनिया के अंदर, तो हम भी एक स्ट्रेटेजिक मूव के तहत जो है वो उनको आगे से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो अप्रोच है वो फैक्ट्स के ऊपर है, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है, और डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी के ऊपर है, ये हमारे फॉरेन ऑफिस का कहना है।
ठीक है, मेरा कहना नहीं, फॉरेन ऑफिस का कहना है कि हम किसी तरह से FATF की एलिगेशन से बच जाएं, जो नहीं वो जो FATF को डॉक्यूमेंट्स देंगे, इस तरह कोई चीज़ दे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जाए, तो हम उससे पहले ही उसे काउंटर करें, ठीक है। तो दूसरी टीम जो है पाकिस्तान की, वो एक तो टीम जो है वो US जाएगी और दूसरी जो है, जैसे मैंने कहा कि वो रशिया, तारिक फातमी साहब को भेजा हुआ है कि वहाँ पे जाके वो बातचीत करेंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान ने ये जो भेजा है, अब ये फॉरेन ऑफिस इसको डील कर रहा है और देख रहा है डायरेक्टली कि भाई क्या बातचीत हो रही है, किन वाले को एंगेज किया जा रहा है। अब जैसे OIC के साथ बातचीत होगी तो मुस्लिम कंट्रीज को एंगेज किया जाएगा, ठीक है। UN के अंदर अगर उनके जनरल सेक्रेटरी से बात होगी तो उनको बताया जाएगा कि इंडिया किस तरह से एग्रेशन कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को बताया जाएगा, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं। इसी तरह से थिंक टैंक्स के साथ जो बातचीत की जाएगी, तो इसी तरह से दूसरी साइड पे तारिक फातमी साहब क्या कर रहे हैं, वो मॉस्को के अंदर हैं और वहां पे रशियन ऑफिशियल्स के साथ, उनके थिंक टैंक के साथ, उनके मीडिया के साथ एंगेज हैं और उन्हें बता रहे हैं कि भाई उसने इंडिया ने क्या क्या किया। तो ये बहुत अच्छा जो है वो इकदाम है जिसको फॉरेन ऑफिस ने दोबारा से हाईलाइट किया और बताया कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी हमारी सेकंड न्यूज की, और वो क्या है जी, गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेस्ट ओवर ट्रेड इंटेंसिफाइज एस कराक्रम हाईवे ब्लॉक्स फॉर थर्ड डे, कि तीसरे दिन भी जो कराक्रम हाईवे है, ठीक है, वो ब्लॉक की हुई है। उसको जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो मुजाहिरीन हैं, ठीक है जी, उन मुजाहिरीन ने उसको रोका हुआ है। अब इन्होंने धरना दिया हुआ है बेसिकली, और ये धरना कब स्टार्ट हुआ था, फ्राइडे जो है, लास्ट जो फ्राइडे है, फ्राइडे से स्टार्ट हुआ और 3 दिन जो है वो इसके गुजर चुके हैं। अब बेसिकली इनकी डिमांड्स क्या हैं, ठीक है। ये तो काफी पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इनको प्रॉपरली प्रोटेस्ट नहीं करने दी गई। ये प्रोटेस्ट करके खुंजराब बाईपास जाना चाहते थे, वहां इन्हें जाने नहीं दिया गया। तो प्रोटेस्ट जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अब बढ़ती जा रही है, यानी इसकी जो शिद्दत है वो शिद्दत काफी ज्यादा हो रही है। और किसके ऊपर हो रही है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर, ठीक है। अब FBR जो है, आपको पता है, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से टैक्स कलेक्शन की जाए, ताजरों को लाया जाए, वो एरियाज जो नेट नहीं टैक्स नहीं देते उनको भी टैक्स नेट के अंदर लाया जाए। तो उस लिहाज से उन्होंने एक कदम उठाया और वहां से जो है उसको फिर आगे से हम देख रहे हैं कि भाई सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम तो आपके साथ रह रहे हैं, दूसरा हम इतना बैकवर्ड एरियाज हैं, आप हमें छूट दें इस चीज के ऊपर। तो जो मेजर प्रोटेस्ट है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वो लोकल ट्रेडर्स की है, ठीक है। उसके सपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज भी इस टाइम पे मौजूद हैं, और तीसरा दिन भी जो है हम देख रहे हैं कि भाई ये प्रोटेस्ट हो रही है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो, मिलके ही फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो मुजाहिरे कर रही है वहां पे, और जिससे कराक्रम हाईवे जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है। और ये किस बात के अगेंस्ट में कर रहे हैं, किसको अपोज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई अनजस्ट ट्रेड और टैक्सेशन पॉलिसीज जो हैं, यानी आप जो हमारे ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले हम टैक्स नेट में नहीं थे, आपने हमें छूट दी हुई थी, अब आप हमसे ले रहे हैं, ठीक है, कस्टम टैक्स ले रहे हैं आप हमसे, और हमारा माल खराब हो रहा है, तो उसके ऊपर जो है ये सारे का सारा, यानी FBR के खिलाफ ये किस्म का हो रहा है, और फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई FBR जो है यहाँ पे क्यों जो है वो पॉलिसीज लाना चाहती है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर है, जबकि पाकिस्तान के हालात डिफरेंट हैं, जबकि हम मार्जिनलाइज एरिया से हैं, हमारे हालात डिफरेंट हैं। तो पाक चाइना ट्रेडर एक्शन कमेटी जो है बेसिकली इसने ये प्रोटेस्ट यहाँ पे की हुई है। इसमें इंपोर्टर्स भी शामिल हैं, एक्सपोर्टर्स भी शामिल हैं, सिविल सोसाइटी भी शामिल है, यानी वो हर शख्स शामिल है जो बेसिकली इससे जो है मुतासिर हो रहा है वहां पे, और पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल हैं, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं जो सोस्ट ड्राई पोर्ट है, ठीक है, सोस्ट ड्राई पोर्ट बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान और चाइना के, वहां पे इनका सामान पिछले 6 महीने से पड़ा हुआ है और वो खराब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब वो कस्टम क्लियरेंस उनकी होगी, ये टैक्स देंगे तो जाहिर बात है कस्टम क्लियरेंस होगी, और फिर जो है वो उसे ला सकेंगे, जबकि ये इसके अगेंस्ट है, तो इसलिए वो पिछले 6 महीने लास्ट दिसंबर से जो है वहां पे पड़ा हुआ है। जबकि दूसरा बॉर्डर ट्रेड के ऊपर भी इन्होंने पाबंदी लगाई है गवर्नमेंट ने कि भाई जो है वो बॉर्डर ट्रेड हम नहीं करने देंगे। जाहिर बात है उससे ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितनी मालियत या किस तरह से चीजें जा रही हैं, तो ये शायद टैक्स नेट के अंदर लाना इनके लिए मुश्किल है। जबकि ये कह रहे हैं, यानी जो गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1985 का जो बॉर्डर ट्रेड का, चीज के बदले में चीज, यानी आलू दो टमाटर लो, ठीक है जी, प्याज दो चावल लो, कुछ भी है, तो बॉर्डर ट्रेड जो है बेसिकली आप दोबारा से उस एग्रीमेंट को जो आपने चाइना के साथ 1985 में किया था उसको रिवाइव करें, आप उसको क्यों स्टॉप कर रहे हैं, वो हमें सूट करता है, हम उसी के बदले में दे सकते हैं, हमारे पास जो सरप्लस वैल्यू है हम वो दे के वो चीजें लेते हैं उनसे, तो आप उसको क्यों खत्म कर रहे हैं। तो इन चीजों के ऊपर जो है वहां पे प्रोटेस्ट इस टाइम पे हो रही है। और वहां पे जो उनकी सरदर्दी बनी हुई है लोकल्स की, वो ये कह रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बेसिकली उसके जो एक्ट उसने पास किया है हम उसे सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो प्रोटेस्टर्स जो है वो कह रहे हैं भाई इसके इंजे के तौर पे
जो है हज़ारों लोग हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। और ये जो अब इश्यू बना हुआ है, इसमें अब 7वां महीना जो है वो जारी हो चुका है। वो कह रहे हैं 7 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए पीएमएलएन के लोग भी मौजूद हैं और वो भी अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भई आप जीबी के साथ जो हालात आपने रखे हुए हैं, वो ठीक नहीं हैं, क्योंकि हम तो मार्जिनलाइज़ हैं, हमें आपने टैक्स छूट पहले दी हुई थी, अब भी हमें दें। और वो कह रहे हैं इवन और कुछ नहीं आप करते तो आप जो है वो सस्पेंड करें कस्टम क्लियरेंस जो हमारी है, ठीक है? उसकी जो सस्पेंशन है वो आप खत्म करें, हमारी कस्टम क्लियरेंस होनी चाहिए और हम अपना माल माल लेके आएँ। तो फिलहाल एक टॉक्स जो है वो तो फेल हो गई हैं, इनसे बातचीत जो हुई है। अब कहा जा रहा है जी कि हाई लेवल एपेक्स कमेटी जो है वो मीटिंग करेगी और सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है उसके अंदर मौजूद होगी और फिर वो जो है आगे बातचीत करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। कि वो कह रहे हैं लास्ट जो है वो दिसंबर से ये सारे का सारा हमारा माल जो है वो ड्राई पोर्ट के ऊपर रुका हुआ है और वो कह रहे हैं 257 कंसाइनमेंट्स जो हैं इस टाइम पे ट्रेडर्स की फंसी हुई हैं इस पोर्ट के ऊपर और उससे हमें बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें वन टाइम एमनेस्टी स्कीम दी जाए, कम से कम हमें छूट दी जाए और हम वो सामान वहां से निकाल लें जो नुकसान हो गया इतना ज्यादा हमारा, उसकी रिकवरी हो सके। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई हालात पाकिस्तान के भी ठीक नहीं है, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर प्रोटेस्ट चल रही है और हुकूमत की पॉलिसीज को जो है वो चैलेंज किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की रेट हमें कम नजर आ रही है, या फिर अगर आपने उनको मार्जिनलाइज, जाहिर बात है उनके हालात डिफरेंट है बाकी पाकिस्तान के बनस्बत, वो इतना जो है वो पहाड़ों की चोटी पर बैठ के चीजों को मैनेज करना उनके लिए इतना आसान नहीं है, तो आप उनको जो है वो सपोर्ट करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सी साउथ एशिया अर्श टू टैकल क्लाइमेट चेंज फॉर रेजिलियंट फूड सिस्टम। नेक्स्ट ये हमारे पास एक रिपोर्ट है कि भाई साउथ एशिया जो है जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें इंडिया शामिल है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है और अफगानिस्तान को भी समटाइम साउथ एशिया में ही कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम सार्क की बात करें उसके अकॉर्डिंगली, तो ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली, अब देखें दुनिया की नंबर 1 जो आबादी है वो इस पूरे रीजन की है। नंबर 1 आबादी की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो दुनिया में 150 करोड़ के साथ पहले नंबर पे है। उसके बाद जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान 24 करोड़ के साथ है और तकरीबन 20 करोड़ के करीब बांग्लादेश की आबादी है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो इनका इन्हिसार है इस रीजन का। तो उसको लेके रिपोर्ट आई है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2025 और ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है और वो वार्न कर रहे हैं साउथ एशियन नेशंस को एडवांस में कि भाई जो हालात आपके चल रहे हैं, आपके से मुराद ये है कि आपके क्लाइमेट के जो चल रहे हैं हालात वो बहुत ही खतरनाक हैं। उसकी प्राइम एग्जांपल आप ले लें, आज की ही 2 जून की न्यूज़ है कि 40 लोग जो हैं वो इंडिया के अंदर जो है वो इस टाइम तक जो है जहाँ पाक हो चुके हैं। ये जो मानसून की बारिशें हुई हैं, प्री मानसून स्टार्ट हुआ और उसने बहुत ही शदीद किस्म की बारिशें वहाँ पे बरसाई हैं, तो आगे मानसून में ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसी तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बाबूसर टॉप और इस तरह के इलाकों में अभी तक बर्फ जो है वो कह रहे हैं जी 3-4 दिन से पड़ रही है और वहाँ पे हालात क्या चल रहे हैं। तो एक साइड पे जून जुलाई के अंदर बर्फें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे इतनी शदीद बारिशें और उस वहीं पे देखते हैं हम जी तो मिस्र के अंदर इतना ज्यादा जो है वो हालात खराब, वहां पे भी हेल स्टॉर्म हुआ हुआ है पाकिस्तान की तरह का। तो पूरी दुनिया के अंदर ही क्लाइमेट चेंज इस टाइम पे एक इशू है, लेकिन इस रीजन में बहुत ज्यादा है। तो जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर जो खत्म हो रहे हैं, रिपोर्ट बता रही है, ठीक है, उनकी डिप्लेशन हो रही है और जो वेदर है वो अनप्रिडिक्टेबल हो चुका कि अब आप वेदर रिपोर्ट से ये आइडिया नहीं कर सकते कि वो आपको क्या बताएंगे कि बारिश होगी नहीं होगी क्या होगा। अब कुछ भी किसी भी टाइम पे हो सकता है, इस साउथ एशिया के अंदर रिपोर्ट ये कह रही है। तो आप अगर अपना फूड सिस्टम बेहतर नहीं करते तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा, 2 बिलियन लोग, 2 अरब लोग की बात की जा रही है, यानी 200 करोड़ लोगों की। तो 200 करोड़ लोग जो हैं वो थ्रेट में चले जाएंगे, खतरे में। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं भाई आपकी जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं और जो आपने फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए अभी तक की अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ये मजीद क्लाइमेट को खराब कर रही हैं। ज़ाहिर बात है फर्टिलाइजर्स तो खराब करते हैं, तो इससे भी हमें नुकसान हो रहा है। कह रहे हैं जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन है उससे ज़्यादा हो रही है और आपको अर्जेंटली जो है वो पॉलिसीज अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने फूड सिस्टम को, और आपको सोचने की ज़रूरत है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इस तरह की रिपोर्ट्स एग्जाम्स में डिस्कस होती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये रिपोर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, हुकूमत के लेवल के ऊपर इन पे बातचीत की जाती है कि ये हुकूमत की आंखें खोलने के लिए होती है कि भाई आपको सोचना पड़ेगा। आज फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस तरह जंगें हो रही हैं तो आने वाले वक्त के दौरान हम देखेंगे अनाज खत्म हो जाएगा। तो हुकूमतों को अब चाहिए कि वो पॉलिसी बनाएं और पॉलिसी बना के वो देखें कि किस तरह से वो जो है इन मसाइल को, या किस तरह से जो है वो ये जो हमारा फूड क्राइसिस है उसको दूर किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, कि आज से 5 साल या 10 साल बाद, इवन पॉलिसीज तो 50 साल के लिए बनती हैं, 100 साल के लिए बनती हैं, तो आज से 5-10 साल बाद ही अगर ये क्राइसिस हमें बहुत सवेर फेल करने पड़ते तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो कहा जा रहा है जी डिजिटल और पॉलिसी इनोवेशन जो है ये कीज हैं इस टाइम पे इन ममालिक के लिए कि चीज़ों को डिजिटलाइज करें,
AI यूज करें, ठीक है, और इनोवेशन की तरफ जाएं और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि इकोनॉमी भी चले और जो एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान ना हो, इसको कहते हैं सस्टेनेबल। तो AI के साथ, डिजिटल टूल्स के साथ जो है वो कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान हो, इंडिया हो या बांग्लादेश हो, ये बड़े बड़े ममालिक हैं, इनको जो है वो आगे अपग्रेड करना चाहिए खुद को, ताकि जो है लॉन्ग टर्म के अंदर जो है ये इनोवेशन के थ्रू ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके और लॉन्ग टर्म में फूड सिक्योरिटी का मसला हल किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हुकूमत को पॉलिसी के लिए। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज में। हमारे पास सबसे पहले है जी रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो बहुत ही खतरनाक मोड़ पे जो है वो पहुंच चुकी है। यूक्रेन रशिया सेट टू होल्ड मोर पीस टॉक्स आफ्टर कीव हिट्स न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स। न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स का मतलब ये है कि वो जहाज या वो चीजें, बेसिकली जहाजों को ही कहा जाता है जो हमारे जेट वगैरह होते हैं, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकते हैं, वो न्यूक्लियर कैपेबल हैं। उन जहाजों को, यानी इंतहाई महंगे कीमती जहाजों को, इंतहाई एडवांस रशियन प्लेन्स को 40 को जो है वो हिट किया गया है। और ये किसकी तरफ से? ये यूक्रेन की तरफ से किया गया है। तो वॉर जो है वो पहुंच चुकी है जी इस टाइम पे फैसला कुन मरहले के अंदर। जरा बात को समझिएगा, ये बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है दुनिया के लिए। अब यहाँ पे दो कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, ये जो वॉर फिलहाल चल रही है। कंडीशन नंबर 1 ये डेवलप हो सकती है कि जैसे अभी बातचीत चल रही है टर्की के अंदर, सेकंड राउंड हुआ जिसके अंदर गो के कहा गया कि होस्टेजेस वगैरह जो हैं, जो कैदी हैं एक दूसरे के, उनको वापस किया जाए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटकम नहीं आया। तो पहला चांस ये हो सकता है कि भाई अमन हो जाए और ये जंग खत्म हो जाए, जिसके चांसेस जस्ट 20% है या इससे भी कम है। 20% चांसेस ये हैं कि ये निगोशिएशंस के नतीजे के तौर पे वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि जो यूक्रेन चाह रहा है वो रशिया नहीं चाह रहा, और जो रशिया चाह रहा है वो यूक्रेन नहीं चाह रहा। यूक्रेन सिंपल सी बात चाह रहा है कि मेरे जिस हिस्से पे कब्जा किया हुआ है वो वापस कर दो, तो हम सीज फायर कर लेंगे। जबकि रशिया ये कह रहा है कि भाई मैं वापस कर दूं तो मुझे इतना पैसा और 3 साल पूरी दुनिया से जलीलो ख्वार होने की क्या जरूरत थी, अगर मुझे वापस ही करना है तुम्हें, ठीक है। और हकीकत भी यही है, तो अगर वापस ही करना है तो फिर जंग स्टार्ट क्यों की? इसलिए इसका मतलब रशिया वापस नहीं करेगा वो टेरिटरी, और यूक्रेन जो है उसके बगैर उसकी इंसल्ट है। इतनी 50 कौमें उसके साथ खड़ी हैं, पूरी नेटो खड़ी है, तो नेटो को साथ मिला के भी अगर वो अपनी जगह वापस ना ले सके तो इसके लिए भी डिसरिस्पेक्ट है। तो इसलिए इस वॉर के खत्म होने के चांसेस जस्ट 20% है। ऑप्शन 2 ये है कि ये वॉर शिद्दत इख्तियार कर जाए और एक इंतहाई शदीद वॉर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जिसमें हम देखें रशिया जो है वो यूके के ऊपर भी अटैक कर रहा है, जिसमें जर्मनी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जिसमें फ्रांस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, और इसकी पॉसिबिलिटी हमें ज्यादा नजर आ रही है 80%, ठीक है। उसका जो रीजन है वो क्या है कि एक पहले जो वॉर चल रही थी 3 साल, वो एक नॉर्मल वॉर थी, ठीक है, गो कि उसमें भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई टारगेट्स को जो है वो टारगेट नहीं किया गया। अब जैसे 40 वॉर प्लेन्स को कभी भी यूक्रेन की तरफ से टारगेट नहीं किया गया, ये ड्रोन के थ्रू टारगेट किया गया, ठीक है। ड्रोन अब इतने खतरनाक हैं, ड्रोन वॉरफेयर जो आप इंडिया पाकिस्तान के बीच में देख चुके हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा जो है चीजें खतरनाक नौयत पे हम देखते जा रही हैं। अब रशिया और यूक्रेन जो है वो इस्तांबुल टर्की के अंदर उनका सेकंड राउंड हुआ है जी, डायरेक्ट पीस टॉक का 2022 के बाद एक महीना पहले हुई पीस टॉक्स, और इनके बीच में जो मीडिएशन है वो अमेरिका करवा रहा है। अमेरिका जो है वो इस चीजों को देख रहा है कि भाई किस तरह से वॉर को खत्म किया जाए, लेकिन फिलहाल दोनों इस बात के ऊपर जो है वो एग्री नहीं हो रहे, ठीक है। और हम देख रहे हैं यूक्रेन जो है उसने भी इंटेंसिफाई कर दिया। अब हम मुसलसल 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि पहले आप देखें जर्मनी ने एक न्यूज दी थी कि भाई आप जो है वो 200 और 300 किलोमीटर के रेंज के जो मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल, उसको अलाउ कर दिया था रशिया को कि आप यूक्रेन को, कि आप रशिया के अंदर हिट करें, और अब हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से जो यूक्रेन है उसने रिक्वेस्ट की हुई है यूके से, ठीक है, कि भाई आप हमें जो है वो 500 किलोमीटर तक मार करने वाला भी जर्मनी से कि आप हमें अलाउ करें, तो वो शायद वो भी अलाउ कर दे। दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि रशिया भी बहुत तेज से जो है वो अब इतना ही ज्यादा एग्रेसिव होकर टारगेट ले रहे हैं कि अब उनको भी उनकी मुश्किल होगी उनके लिए कि कैसे वो चीजों को अब कवर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हालात जो है बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। अब अगर हम रिसेंट जो है वो 24 घंटों के अंदर की देखते हैं कि 24 घंटों के अंदर क्या हुआ, तो एक साइड से 40 जो है वो इंतहाई मॉडर्न जो है वो जहाज जेट जो है वो उनको गिराया गया, उनको मारा गया, टारगेट किया गया। और दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि जो रशिया है उसने एक ही दिन के अंदर 472 ड्रोन जो है वो ओवरनाइट एक ही लॉन्च किए हैं रशिया ने भी यूक्रेन के ऊपर। सिर्फ एक रात के अंदर पिछले 3 साल में ये सबसे बड़े ड्रोन जो है फायर किए गए हैं। तो 472 के करीब ड्रोन एक दिन के अंदर फायर किए गए, और ये सिंगल डे में सब ज्यादा काउंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब
दोनों साइड से ही, एक साइड से अगर उनके 40 जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया तो दूसरी तरफ से 472 ड्रोन्स को उनके यूक्रेन के अंदर जो है मुख्तलिफ जगहों पे टारगेट किया गया। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अब दो ही रिजल्ट हैं, या तो वॉर खत्म हो जाए जिसके मिनिमम चांसेस है, या फिर ये वॉर मजीद इंटेंसिफाई हो जाए, क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, अब होगा क्या, अब पैनिक होंगे, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दोनों की टूट चुकी है। यूक्रेन की भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस टूट चुकी है और बहुत पुरानी टूट चुकी है, क्योंकि रशिया काफी आगे जा चुका है। ठीक है, दूसरी साइड से अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो अब रशिया जो है उसकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तकरीबन अब फेल है, क्योंकि अंदर टारगेट किया जा रहा है। तो अब अंदर जब टारगेट किया जा रहा है तो वहां पे पैनिक क्रिएट हो रहा है, रशिया के अंदर पैनिक क्रिएट हो रहा है। अब रशिया के पास क्या चांसेस होंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको वॉर को खत्म करने की कोशिश करे, मजीद इंटेंसिफाई करे, जिससे मजीद जो है वो हलाकतें हों, मजीद नेटो कंट्रीज और ज्यादा हेल्प करके सामने आए, तो ये जंग जो है कोई और जो है वो नोयत इख्तियार कर जाए। नेक्स्ट बात करते हैं जी, यूके जो है वो प्लान कर रहा है 2 बिलियन वेपन्स अपग्रेड, और स्टीमर साहब जो है वो कह रहे हैं हमें जंग के लिए हर टाइम तैयार रहना चाहिए। जैसे आपको पता है कि भाई 72 घंटे के सामान का तो इकट्ठा करने का 3-4 महीने पहले ही यूरोप के अंदर कह दिया गया था कि भाई आप 3-4 दिन के लिए जो है या 72 घंटों के लिए एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ सामान होना चाहिए, चाहे ड्राई फ्रूट्स हैं, पानी है, कुछ भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हालात के साइड पे जा रहे हैं। जबकि हम ये देख रहे हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही 2024 में भी जो है उस टाइम से ही तैयारी हो रही थी कि अगर वर्ल्ड वॉर थर्ड होती है तो कैसे बचा जाएगा, जिसके लिए उन्होंने लाखों की तादाद में जो गोलियां हैं जो ये रेडिएशन से बचाती हैं वो तैयार की, यूरोप के अंदर इसकी फैक्ट्रियां लगाई हैं, और इसी तरह से मिनरल वाटर और पता नहीं क्या क्या वो चीजें, यानी कि जो एक्चुअली में हॉस्पिटल्स में काम आएंगे अगर न्यूक्लियर वॉर होती है उसके इंजन के तौर पर लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, तो उसकी तैयारी 2024 के अंदर ही स्टार्ट हो गई थी यूरोप के अंदर, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो सपोर्ट कर रही थी सारे अमल को, कि उन्हें पता था, इसका मतलब वो खुद ही पॉलिसीज बनाते हैं और वो मेंटली रेडी हैं, या उन्हें बता दिया गया है कि एक और जंग के लिए तैयार हो जाएं दुनिया के अंदर। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें कितनी जंगें देखने को मिल रही हैं। रशिया यूक्रेन की जंग किसी भी टाइम पे बड़े पैमाने पे हो सकती है, इंडिया पाकिस्तान की जंग किसी भी टाइम पे बड़े पैमाने पे हो सकती है, और चाइना और यूएस की जंग जो है वो ताइवान के ऊपर किसी भी टाइम पे बड़े पैमाने पे हो सकती है। दुनिया इस तरह से जंगों की तरफ बढ़ रही है। तो यूके जो है वो कह रहा है जी हमने क्या करना है जी, 1.5 बिलियन पॉन्ड्स या फिर 2 बिलियन के जो है हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके इंजन के तौर पे 6 न्यू वेपन्स हमने तैयार करने हैं, 6 नए वेपन। 6 नए वेपन का मतलब 6 नए बना के रख नहीं देने, बल्कि उनको मल्टीप्लाई करना है, एक ही रॉकेट हो उसके 1000 पीस हो, समझ रहे हैं ना, इस तरह ये होता है। तो 6 न्यू वेपन्स जो है वो करने हैं, और साथ में एक्सप्लोसिव फैक्ट्रीज बनानी है कि जहां पे और ज्यादा गोला बारूद बनाया जाएगा, तो ये सारे का सारा बनाया जाएगा। ठीक है, इसके दो रीजन हैं। पहला ये कि भाई वो न्यू स्ट्रेटेजिक डिफेंस की तरफ जा रहे हैं कि भाई अपना डिफेंस अब अमेरिका से लेके खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं मुसलसल, कि अमेरिका जो है हम देख रहे हैं शंग्रीला डायलॉग के अंदर भी अमेरिका और यूके में कुछ तजाद देखने को मिला है, जहां पे अमेरिका ने यूरोप को ये कहा है कि भाई आप जो है वो पैसिफिक ओशन से निकल जाएं, आप सिर्फ अपनी तैयारी करें, पैसिफिक ओशन हम देखेंगे। तो इसको खैर हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अब हम देख रहे हैं कि भाई जो यूके है, ये पूरा यूरोप है, वो जंग की तैयारियों में इस टाइम पे मुसलसल लगा हुआ है। सब ने जो अपना बजट है वो इंक्रीज कर दिया। आपने देखा लास्ट हमने रिपोर्ट डिस्कस की थी, जिसके अंदर जो है सब ने अपने बजट का 3% कहा है कि अब हम लगाएंगे। ठीक है, और अपनी जंग की तैयारी खुद अपने हाथ में लेंगे। तो किसी भी टाइम पे आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद अगर ये वॉर खत्म नहीं होती तो फिर इनकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई हम जो मिलिट्री एग्रेशन है उसको रोकेंगे, और रशिया को एक स्ट्रॉन्ग हम मैसेज दे रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तुम अगर समझते हो हम पीछे हट जाएंगे, हम मजीद असला बनाएंगे, मजीद हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे, यानी डिटरेंस क्रिएट करेंगे असलहे के थ्रू। साथ में ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी का एजेंडा है, यूके ये कह रहा है, अब उसमें प्राइम फोकस जो है वो क्या है, हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको अपग्रेड करना। अब देखिए यही काम पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, जैसे हमारा बजट जो है वो 18% फौज का बढ़ने जा रहा है, तो ये भी इंडिया के मुकाबले में अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ही इस टाइम पे, जो शायद हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है कि मिलिट्रीज बिल्डअप हो रहा है, आर्म रेस बहुत तेजी से आगे जा रही है। और ये जो मिलिट्री बिल्डअप है, ये सिग्नल्स हैं इस चीज के कि भाई अब जो वॉर है, नेक्स्ट न्यूक्लियर वॉर, वो हमारे सर पे खड़ी है, बहुत करीब है, कहीं चाहे 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, वो कितना टाइम शायद मुश्किल ही लग रहा है जिस तरह के बिल्डअप हो रहे हैं, लेकिन ये बिल्डअप तब भी हो रहा है, जाहिर बात है, जब इन्होंने वॉर करनी है। अब ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, यूके जो है वो एक तो मिसाइल्स बनाएगा, ठीक है जी, और अब ये जो पार्टी आई है, लेबर पार्टी की इलेक्शन हारने के बाद ये जो पार्टी आई है, अब इनका पूरा फोकस है कि भाई हम वॉर की तरफ अपनी इंडस्ट्री को लेके जाएं। तो ये कह रहे हैं कि यूके की जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक आर्म प्रोडक्शन के ऊपर जाएगी, और हम जो यूएस से लेते हैं वो हमारा पैसा भी बचेगा।
समझ गए हैं? वो कहते हैं हम 7000 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाएंगे, 7000 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। कहाँ मारे जाएंगे? रशिया के अंदर, और तो कोई दुश्मन का फिलहाल नहीं है, ठीक है। और वो कह रहे हैं हम जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं उसको भी 6 बिलियन के ऊपर जो है वो लेके जाएंगे, और तकरीबन ये इस टर्म के दौरान होगा जो अगले 4 साल जो है इस गवर्नमेंट के होंगे, ठीक है। इतना ज्यादा उसको बढ़ाया जाएगा, अपने जीडीपी का 2.5% जिसको 2027 तक लेके जाया जाएगा, और लॉन्ग टर्म में 3% जो है रखा जाएगा, जो नेटो ने कहा हुआ है कि 3% आप रखें। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि भाई अब वॉरफेयर जो है कैसे बढ़ रही है, किस तरह से मिलिट्री बिल्डअप्स हो रही हैं, और सिर्फ इनको दिखाने के लिए तो अल्टीमेटली रखा नहीं जाएगा। वेपन फॉर पीस जो है हम देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी ईरान के हवाले से। ईरान जो है वो काफी मुश्किल में है इन दिनों, और डेली ही नई अपडेट्स आ रही हैं। ईरान डिमांड्स सैंक्शंस रिलीफ गारंटी इन न्यूक्लियर टॉक्स विद यूएस। अब दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि जो IAEA की रिपोर्ट आई है, ठीक है, वो रिपोर्ट ईरान के हक में नहीं है, इसलिए ईरान बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुका है इस टाइम पे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ईरान और यूएस की जो टॉक्स चल रही हैं उसमें इजराइल का थ्रेट भी मौजूद है, स्ट्राइक्स का भी, तो इसलिए ईरान शायद मजबूर होता जा रहा है कि वो कोई ना कोई डील की तरफ जाए। समझ रहे हैं ना, ईरान को मजबूर किया जा रहा है कि भाई वो कोई ना कोई डील साइन करे। तो जो ईरान का जो फॉरेन ऑफिस है वो ये कह रहा है कि भाई जो अमेरिका है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा कि हमने डिमांड्स भेज दी हैं ईरान को कि अगर वो इनको मानता है तो ठीक है। तो अब जो ईरान है वो क्या कर रहा है जी, वो सैंक्शंस रिलीफ के ऊपर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट चाहता है। ईरान ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो हमें गारंटीज किस तरह से देगा। हम ये चाह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस हमें गारंटी दे कि वो हाउ सैंक्शंस विल बी लिफ्टेड, कि वो कैसे हमारी सैंक्शंस को खत्म करेगा, हमें इसकी कोई गारंटी, कोई श्योरिटी दे, ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि जो रीन्यू न्यूक्लियर एग्रीमेंट है इसके बदले में अगर हम उनकी बात मान जाते हैं तो क्या हमें आप कोई गारंटी है कि हमारी सैंक्शंस हटाएंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और कितने टाइम के अंदर हटाएंगे, तो ना टाइम लाइन है ना कोई गारंटी है। इसलिए ईरान कह रहा है कि आप ये जो डॉक्यूमेंट आपने भेजा हुआ है ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है, 7 महीने की टॉक्स के बाद भी। इसलिए आप ऐसा करें कि आप जो है वो हमें एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट भेजें जिसके अंदर आप दो चीजें इंश्योर करें। एक ये कि हमारी जो सैंक्शंस हैं ये कैसे खत्म करेंगे, दूसरा कितने टाइम के अंदर खत्म करेंगे, हमें टाइम फ्रेम दें। इसका मतलब ये है कि ईरान शायद जीरो यूरेनियम के ऊपर जा रहा है, लेकिन दूसरे साइड हम ये देख रहे हैं कि उसके बयान इस तरह भी आ रहे हैं कि भाई हम जीरो पे नहीं जाएंगे। इस टाइम पे जो डिस्प्यूट चल रहा है, आपको पता है वो क्या डिस्प्यूट है? वो डिस्प्यूट बहुत सिंपल सा है। वो ये है कि इजराइल या फिर यूएस, ये दोनों ये चाह रहे हैं कि जो ईरान है वो जीरो जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट करे, यानी कोई यूरेनियम एनरिचमेंट ना हो। क्योंकि इजराइल के पास ये रिपोर्ट्स हैं, इजराइल का ये कहना है कि भाई ईरान की 3 साइड्स ऐसी हैं, या खास करके एक साइड का वो बार बार जिक्र करता है कि वहां पे वो एटमों का घर है, यानी वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स का वो घर है, वहां पे बनाया जा रहा है, वहां पे यानी इतना ज्यादा असला बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स हैं इजराइल के पास, वो ये कह रहा है। इसलिए वो कहता है चाहे बातचीत हो जाए ना हो जाए, हमने ये जो जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी ईरान बना के रख चुके हैं, हम इनको टारगेट करेंगे, हम इनके ऊपर स्ट्राइक्स करेंगे ही करेंगे, और वो वाकई में करेगा, उसको थ्रेट है। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं जो ईरान है, अगर हम उसके स्टैंड की बात करते हैं तो ईरान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिकली और रिलीजियसली बहुत मुश्किल है। ईरान एक इस्लामिक स्टेट है, याद रखिएगा, और इस्लाम कभी भी किसी दूसरे के आगे और खास करके किसी वेस्टर्न कंट्री के आगे झुकने की बात नहीं करता। तो इसलिए पब्लिक प्रेशर है कि भाई आप क्यों उनकी जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात को मानेंगे, आप ना माने, उन्हें आंखें दिखाएं। जैसे आपने इंडिया पाकिस्तान के हालात देखे, चाहे इंडिया जितना पावरफुल है लेकिन हमारे लोगों ने आगे से रिटेलिएट किया, नहीं आपको रिस्पॉन्स देना होगा। बिल्कुल वैसे ही वहां पे उनकी पब्लिक जो है, पॉलिटिकल प्रेशर है उनके ऊपर कि आप जीरो यूरेनियम के ऊपर नहीं मानेंगे, और वो खुद भी नहीं मान रहे। अब इसी बात के ऊपर अभी तक जो है मामला चल रहे हैं, और ईरान के पास 60% यूरेनियम ये कहा जा रहा है जी इस टाइम पे मौजूद है, गो कि वो कम है, इससे एटमी हथियार नहीं बनाए जा सकते, लेकिन वो इतनी कम भी नहीं है कि उससे जो है वो कुछ और हथियार ना बनाए जा सकें, ये कहा जा रहा है। अब इसी न्यूज के साथ आप इस न्यूज को लिंक करें। ईरान वार्न्स ऑफ रिटेलिएशन इफ यूरोपियन मेक्स पॉलिटिकल यूज ऑफ यूएन न्यूक्लियर रिपोर्ट, कि यूएन न्यूक्लियर रिपोर्ट जो संडे को आई है, यानी 1 जून को आई है, उस 1 जून की रिपोर्ट में जो है वो ये कहा गया है कि भाई ईरान के लिए यानी कुछ पॉजिटिव बातें नहीं कही गई, और ये कहा गया कि ईरान कहीं ना कहीं हथियार बना रहा है, एटमी हथियार बना रहा है। अब अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान क्यों रिटेलिएशन की धमकियां दे रहा है? इसलिए कि जो रिपोर्ट आई है, जो उस रिपोर्ट में ये कहा गया, ठीक है, कि भाई ईरान जो है वो हथियार बना रहा है। हमारे पास ये रिपोर्ट है, 3 साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया कि वहां पे ईरान हथियार बना रहा है। तो इसलिए ईरान ने कहा है कि यूके, फ्रांस और जर्मनी, अगर आप इस रिपोर्ट की बेस के ऊपर कोई भी कदम मेरे खिलाफ उठाते हैं तो मैं रिटेलिएशन करूंगा। क्या रिटेलिएशन करेगा? क्या डिप्लोमेटिक होगी, पॉलिटिकल होगी, क्या होगी?
मिलिट्री होगी, इसका भी उसने नहीं कहा, लेकिन उसने कहा मैं रिटेलिएट करूंगा। तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास आरकची साहब, उन्होंने ये कहा है कि आईएईए की रिपोर्ट के ऊपर जो है, आप जो रिपोर्ट जो ये कह रही है कि भाई ईरान ने इंक्रीज की है यूरेनियम इनरिचमेंट, ठीक है, तो उसके लिहाज से अगर आप हमारे ऊपर कोई एक्शन लेंगे तो हम भी आगे से जो है फिर आपको जवाब देंगे। उसका मतलब यह है कि ईरान भी कहीं ना कहीं इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा और बिहाइंड द सीन वो चीजें या हथियार बनाता जा रहा है। हकीकत में से बनाने भी हैं, वो इनके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकता है? वो जो हाल उन्होंने किया हुआ दुनिया का, तो ट्रस्ट करने काबिल है। इसलिए कहा जाता है आईआर के अंदर जो कंट्रीज है उनकी मोरालिटी नहीं होती कि एक साइड पे मुल्क ये कहते कि भाई मैं कोई हथियार नहीं बनाऊंगा, और दूसरी साइड पे अगर वो खुफिया तौर पे बना रहा है तो ये कहा जाए भाई ये तो मॉरली करप्ट है, इसने तो अपनी बात का पास नहीं रखा। तो ममालिक अपने आप को बर्बाद करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते, उनकी मॉरल वैल्यूज नहीं होती। फाइंडिंग्स ये बता रही हैं आईएईए की रिपोर्ट के 2003 के जो टेस्ट हैं उसमें भी ये कहा गया कि डेटोनेटर्स बनाए गए जो बम फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और ये कहा गया कि अभी तक जितना यूरेनियम इसके पास मौजूद है ये 9 बॉम्ब्स बना सकता है, ठीक है, 9 बॉम्ब्स जो है बनाए जा सकते हैं ईरान के, या शायद बना लिए हों, ठीक है। तो इसलिए जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो सैंक्शंस की बात कर रही हैं ईरान के ऊपर, और वो ये कह रही हैं, या ये जो आईएईए की रिपोर्ट है ये कह रही है, क्योंकि ये आईएईए की रिपोर्ट 2015 का जो एक डिसीजन था, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि ईरान के ऊपर पाबंदियां हम थोड़ी खत्म करते हैं, ईरान यूरेनियम की अफसुदगी खत्म करे और हम इसको फिर दोबारा से रिव्यू करेंगे, तो ये रिव्यू अब 2025 में किया गया, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भाई उसके पास लेवल तो कम है, वो 60% तक अभी तक पहुंचा हुआ है, लेकिन ये 60% भी जो है वो काफी क्लोज है, और 2015 की जो लिमिट बताई गई थी उस लिमिट से ज्यादा है, ठीक है, उस लिमिट से 45% ज्यादा है, 1 2 3 4 नहीं, बल्कि रिपोर्ट ये कह रही है 45% ईरान की जो है यूरेनियम एनरिचमेंट ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि वो क्यों बना रहा है जबकि हमने उससे मना किया था, जबकि ईरान ये कह रहा है कि भाई जब अमेरिका निकल गया तो मैं फिर इसकी वजह से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यूएस और यूरोपियन एलाइज जो है अब वो प्रिपेयर कर रहे हैं एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, और वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो है वो दोबारा से यूएन के अंदर जाके भेजी जाएगी, और एक स्नैप बैक जो है मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाएगा। स्नैप बैक का मतलब यही है कि जो पहले पाबंदियां थी उनको सेम रिपीट कर दो उतने ही टाइम पीरियड के लिए, जबकि ईरान को ये काबिल कबूल नहीं है कि वही पाबंदियां दोबारा से उसके ऊपर लगाई जाएं। इसलिए ईरान इस बात को डिनाई कर रहा है कि भाई वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई 3 डिफरेंट साइट्स के ऊपर ईरान ऑलरेडी काम कर रहा है और वहां पे बनाए जा रहा है। अब ईरान जो है वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज उसकी जो है वो फाइंडिंग हो गई है, तो अब इसलिए उसके लिए देखिए ये 3 जगह बताई गई हैं, लेविसियन, शेन और वरानामेन है, और तरकुज तरकोसबाद है, ठीक है। अब ये उनकी लैंग्वेज के अंदर फारसी लैंग्वेज के अंदर है, पर्शियन लैंग्वेज में, और सबसे ज्यादा इसराइल को इस जो है वो तरकसबाद जो है इसका सबसे ज्यादा खतरा है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, ये इसराइल का मानना है, और इसलिए वो कह रहे हैं मैं अगर कहीं और टारगेट करूँ ना करूँ, यहाँ पे जरूर करूंगा इस रीजन के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो 35 नेशंस का बोर्ड ऑफ गवर्नर है आईएईए का, यहाँ पे हम ये सारा बताएंगे कि ईरान इन इन साइट्स पे न्यूक्लियर बना रहा है, न्यूक्लियर असला बना रहा है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, दोबारा से ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ईरान के ऊपर इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, चाहे ये सच है या चाहे ये झूठ है, ठीक है। गो कि ईरान जाहिर बात है बना रहा होगा, ईरान ने इतना ज्यादा एफर्ट की है पिछली 3 दहाइयों के अंदर, 30 साल से ईरान इसमें लगा हुआ है, और यही सबसे ज्यादा इसराइल को खतरा है कि कभी भी बना के ये हमारे ऊपर फेंक सकते हो। तो अब देखते हैं ईरान आगे क्या डिसीजन लेता है या दुनिया क्या डिसीजन लेती है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, और ये भी बहुत ही एक शर्मनाक जो है वो खबर है इंटरनेशनली, आप देखें, इजराइल टू ब्लॉक सऊदी लीड डेलीगेशन ऑफ मिडिल ईस्टर्न मिनिस्टर्स फ्रॉम विजिटिंग वेस्ट बैंक। अब सबसे पहले तो ये समझिए वेस्ट बैंक किसे कहते हैं। वेस्ट बैंक, हम वेस्ट बैंक को कहते हैं फलस्तीन, ठीक है जी, हम वेस्ट बैंक को क्या कहते हैं, फलस्तीन, जबकि जो यहूदी हैं या जो दुनिया वाले हैं वो फलस्तीन को फलस्तीन तो मानते नहीं है। आपको पता है यूएन के अंदर फलस्तीन नाम का कोई मुल्क रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी टेरिटरी का डिस्प्यूट है, तो इसलिए मानते हैं कि फलस्तीन नाम का कोई मुल्क नहीं है, तो इसलिए उसे वेस्ट बैंक का नाम दिया जाता है। समझ गए हैं एक बात। दूसरी बात, इसको कहा जाता है पीए, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, के यहाँ पे फलस्तीन की अथॉरिटी है, ठीक है, वहां पे उनके जो सदर हैं वो काम करते हैं। तो अब बेसिकली इसको तो मुल्क माना ही नहीं जाता, समझ रहे हैं ना। वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक कहा जाता है, उसको तो फलस्तीन तक नहीं कहा जाता, कि कहीं फलस्तीन का नाम अगर हम लेंगे तो क्लेम होगा कि फलस्तीन का वजूद है, जबकि इजराइल फलस्तीन के वजूद को ही तस्लीम नहीं करता, वो ये कहता है ये जितनी जमीन है फलस्तीन की ये सारी मेरी है, ठीक है, इसलिए वो इस बात को मान रहा है। अब ये न्यूज, इसके साथ दूसरी न्यूज जरा देखिए, सीनियर इजरायली ऑफिशियल्स अब क्या कह रहे हैं जी, हमास मस्ट अंडरस्टैंड इट हैज टू एक्सेप्ट द विटकॉफ आउटलाइंस,
ठीक है। अब एक साइड से हम बहुत, हमारे अरब ममालिक बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ कि उनसे 142 बिलियन डॉलर्स की डील भी की, 600 बिलियन डॉलर सिर्फ अमेरिका इन्वेस्ट करने जा रहा है, 400 मिलियन डॉलर्स का जो है वो जेट दे दिया ट्रंप साहब को, ठीक है, एआई का सिटी बनने जा रहा है यूएई के अंदर। तो हम देख रहे हैं एक साइड से जो है 10 ट्रिलियन डॉलर्स की डील्स हुई हैं, और इन्हीं ममालिक के डेलीगेशंस को इसराइल जो है, जिसको अमेरिका सुबह शाम प्रोटेक्ट करता है, उसने कहा हुआ है कि भाई जब तक वो मुतमईन नहीं होगा मैं ईरान के साथ डील नहीं करूंगा, ठीक है। और वो इसराइल इन्हें फलस्तीन जाने तक नहीं दे रहा। इन्होंने एक फैसला किया था जाने का, और दूसरी साइड पे ये क्या कर रहा है, हमास को जबरदस्ती कह रहे हैं कि भाई तुम्हें विटकॉफ की जो आउटलाइन है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी तुम्हें डील आरजी सीजफायर करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में हमें ये एरिया देना पड़ेगा। इस न्यूज को डिस्कस करते हैं। इसराइली ब्लॉक्ड सऊदी लीड मिनिस्टीरियल विजिट टू द वेस्ट बैंक। अब होना ये था कि जो इसराइल है, सऊदी अरब है, या जो अरब फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि हम सऊदी अरब की क़यादत में कहाँ जाएंगे जी, वेस्ट बैंक या फ़लस्तीन जाएंगे। उन्होंने फ़लस्तीन जाने का फैसला किया, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसे कहा जाता है, ठीक है। और इस डेलीगेशन के अंदर यूएई, कतर, टर्की, इजिप्ट और जॉर्डन मौजूद थे। इस डेलीगेशन का जाके वहां पे मुलाकात करनी थी उनके जो पीए जो हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के जो फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास से, रमुल्ला के अंदर मुलाकात करनी थी। इसको रोक दिया गया इजराइल की तरफ से। और इसको क्यों रिफ्यूज किया गया, ठीक है, इसको इसलिए रिफ्यूज किया गया वेस्ट बैंक के अंदर कि वेस्ट बैंक को भी फिलहाल इजराइल एक तरह से कंट्रोल कर रहा है, समझ गए हैं ना। तो उनकी मर्जी के बगैर ये वहां जा नहीं सकते, कि वहां पे जब अलाउ ही नहीं होगा तो कैसे जाने देंगे। अब इनको रोकने का पर्पस क्या है, क्योंकि इजराइल एक तो ये मानता है कि ये टेररिस्ट स्टेट है, कौन, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, यानी पूरे मुल्क को वो कह रहा है ये टेररिस्ट स्टेट है, इसलिए वो इसको स्टेट ही नहीं मानता, इसलिए वेस्ट बैंक का नाम उसने दिया हुआ है, मगरबी किनारा उसको कहा जाता है। दूसरा, वो इसलिए नहीं जाने दे रहा क्योंकि ये पहला विजिट था 1967 की जो वॉर थी, 6 डेज वॉर, उसके बाद ये पहला कोई अरब डेलीगेशन था जिसने फलस्तीन जाना था, और उसने वहां जाके 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करनी थी, यानी 2 रियासतों की बात करनी थी। 2 रियासतें कौन सी, एक फलस्तीन और एक इसराइल, इसकी बात करनी थी। जबकि इसराइल तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि फलस्तीन नाम की कोई रियासत है, इसलिए इन्होंने उसे जाने से रोक दिया कि अगर ये जाएगा तो इंटरनेशनली ये एक जाएगा, एक सिंबल जाएगा कि भाई इसका मतलब फलस्तीन नाम का कोई मुल्क है जहां पे ये डेलीगेशन गया, जिसके सदर से इसने मुलाकात की, जहां पे जाके इनकी बातचीत हुई। तो जब ये जाएगा ही नहीं तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज ही नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये भी सिंबॉलिकली जाना चाह रहे थे कि भाई हम वहां जाके इसराइल में बैठेंगे और हम वहां जाके कहेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन पे बात करो, कि हम जहां बैठे हैं ये फलस्तीन है और जहां पे तुम लोग हो वो इसराइल है, तो अब ये 2 स्टेट है। लेकिन इसराइल भी बहुत अकलमंद है, उसे पता था, या इन्होंने बताया होगा कि हमारा क्या मकसद है, भी इतने अच्छे तो है नहीं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब इसराइल तो इस बात पे खुश है और वो कह रहा है अच्छी बात है कि अगर हम वेस्ट बैंक में इनको जाने देते हैं तो इन्होंने वहां पे क्या करना था, इन्होंने वहां पे जाके जो है इन अरब नेशंस ने 2 स्टेट सोल्यूशन को प्रमोट करना था, 2 रियासतों को, ठीक है। तो ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, यानी कि एक साइड पे इसराइल एक साइड पे फलस्तीन, पूरी दुनिया पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि भाई हम 2 रियासतों को मानते हैं, अगर इसराइल फलस्तीन को मान ले तो हम जो है वो इसराइल को भी मान लेंगे, ये पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड कहा, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए जाना चाह रहे थे, दूसरी साइड पे इनको नहीं जाने दिया गया। अब दूसरी साइड पे जो सऊदी अरब है वो कोशिश कर रहा है कि कॉन्फ्रेंस करवाई जाए, एक को चेयर कॉन्फ्रेंस हो यूएन के साथ, जिसके अंदर जो है 2 स्टेट सोल्यूशन की बातचीत की जाए, यानी उस कॉन्फ्रेंस को नाम ही 2 स्टेट सोल्यूशन का दिया जाए, और सऊदी अरब और अरब मालिक और बाकी मुस्लिम कंट्रीज में बैठे, यूएन को भी साथ रखें, और पूरी दुनिया में आपको पता है 150+ कंट्रीज इस टाइम पे इस फेवर के अंदर हैं कि भाई फलस्तीन को एक मुल्क माना जाए, तस्लीम किया जाए। पिछले साल से ही पूरी एक मूव चल रही है, ठीक है। लेकिन सिवाय इसके कि अमेरिका जब तक नहीं मानेगा, जाहिर बात है यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो वीटो कर देगा, जब वोटिंग होगी तो मुल्क नहीं बन सकेगा, याद रखिएगा, और अमेरिका नहीं मान रहा। तो इसलिए अब ईयू और यूके जो है, अब उनकी तरफ से भी इसराइल के ऊपर प्रेशर आएगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम एक तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, ऊपर से किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाने दे रहे। लेकिन इसराइल फिर भी कह रहे हैं कि हमें इस प्रेशर की परवाह नहीं है, उनकी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो मकसद है वो हमास को यहाँ पे खत्म करना, और ये सिर्फ हमारी जमीन है, ठीक है। ये हालात चल रहे हैं, और अरबों के ये हालात हैं कि जब उन्हें रोक दिया गया तो वो रुक गए। आगे बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ। चाइना वार्न्स यूएस नॉट टू प्ले विथ फायर, ठीक है भाई, आग के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। आग कौन है, चाइना। चाइना कह रहा है मैं आग हूं, मेरे साथ ना खेलना वरना हाथ जला बैठोगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। और जो ताइवान है वो आपको पता है इस टाइम पे टिपिंग पॉइंट है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में कश्मीर है, इसी तरह मिडिल ईस्ट के अंदर फलस्तीन है, तो यहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान है। अब हुआ क्या है बेसिकली, अगर हम इस कमेंट्स को थोड़ा सा डिस्क्लोज करें,
तो आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी साहब हैं पीटर जो है हेगसेट जो है, इन्होंने शंग्रीला जो डायलॉग हैं सिंगापुर के अंदर जो हर साल होते हैं शंग्रीला डायलॉग जो हैं, उनमें चाइना को थ्रेट किया। उनमें इन्होंने दो बातें की हैं। एक तो ये कहा कि भाई जो साउथ एशियन नेशंस हैं, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनको असला बनाना चाहिए। किस तरह का? जिस तरह यूरोप असला बना रहा है, यानी कि असले की रेस पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, क्यों? कि आपको खतरा है चाइना से, ये अमेरिका कह रहा है। ठीक है, और दूसरी साइड पे वो ये कह रहा है कि भाई, यही अमेरिका ही कह रहा है कि भाई जो ताइवान की इन्वेजन है हम चाइना को इससे रोकेंगे। वो कह रहे हैं चाइना रिहर्सल कर रहा है कि कभी भी वो मिलिट्री एक्शन लेके ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा, जबकि हम ये अलाउ नहीं करेंगे, ये अमेरिका कह रहा है। इसके जवाब में आगे से चाइना ने ये बात कही है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि भाई ताइवान तो हमारा इंटरनल इशू है। वो कहते हैं हमारा डोमेस्टिक इशू है, बिल्कुल जैसे ही इंडिया कहता है कश्मीर हमारा डोमेस्टिक इशू है। ठीक है, तो चाइना ये कह रहे हैं हमारा ये डोमेस्टिक इशू है, अंदरूनी मामला है, आपको इसमें बोलने की जरूरत नहीं है कि ताइवान क्या है क्या नहीं है, इसलिए आप इसे स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पे चाइना के खिलाफ इस्तेमाल ना करो और ब्लॉक पॉलिटिक्स में भी ना जाओ कि आधे ममालिक को हमारे खिलाफ आप कहो कि असला बनाएं, यानी चाइना के खिलाफ। ये क्या बात हुई? इंटरनेशनली पूरी दुनिया के अंदर तो आप जमा होते हैं पीस के लिए, जबकि आप ये कह रहे हैं कि चाइना बुरा है और पूरी दुनिया के मजमे में खड़े होकर आप चाइना को एक्यूज कर रहे हैं और दुनिया को कह रहे हैं कि भाई असला बनाते जाओ। इसका मतलब जापान है, ठीक है, फिलिपाइन है, दूसरे ममालिक हैं, चाइना के खिलाफ हैं इस रीजन के अंदर। तो ये ठीक नहीं है, इसको ये कह रहा है। और कह रहा है कोल्ड स्टाइल जो ब्लॉक मेंटेलिटी है अमेरिका की, ये अभी तक खत्म नहीं हुई। तो अमेरिका क्या कर रहा है जी? फायर से खेल रहा है, तो उसको बता रहा है कि भाई फायर से ना खेलो। चाइना की जो गवर्नमेंट है वो जो है क्या कह रही है जी? वो कह रही है हम इस बात पे भी सख्त जो है वो नाराज हैं कि आपने हमारे कंट्री को डिफेम किया। यानी जाहिर बात है पूरी दुनिया में आप ये कह रहे हैं कि भाई असला बनाओ, चाइना खतरनाक मुल्क है, और अमेरिका को ये सूट नहीं करता कि इतनी बड़ी बात किस तरह से जो है वो की गई है, और वो भी इस रीजन के अंदर खड़े होके। तो वो कह रहे हैं आपने हमें डिफेम किया, हमारे मुल्क को, और जो है वो आपने रीजनल पीस और डेवलपमेंट को इग्नोर किया, और जो बीजिंग का रोल है अमन के अंदर वो उसको भी आपने इग्नोर कर दिया। तो ये आप जो है बेहतर नहीं कर रहे। तो एशिया पैसिफिक के अंदर जो है वो साउथ चाइना सी इस टाइम पे आपको पता है सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पे इशू है, और एशिया पैसिफिक की पूरी पॉलिसी है चाइना की भी और अमेरिका की भी। तो हम ये कह रहे हैं कि यह नजर ही आ रहा है इन फ्यूचर कि यूएस चाइना टेंशन जो है वो ताइवान के ऊपर पहले भी थी और आहिस्ता आहिस्ता में बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि ना तो अमेरिका जो है वो ताइवान से पीछे हटने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि इन फ्यूचर क्या होगा, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किसी भी टाइम पे आप सो के जागेंगे या आपको जागते ही खबर आ जाएगी कि भाई चाइना जो है उसने ताइवान के ऊपर चढ़ाई कर दी, ये ताइवान के ऊपर हमला कर दिया उसको अपने कब्जे में लेने के लिए। वो यही करेगा, जाहिर बात है। और उसके बदले में एक वॉर यूक्रेन टाइप की स्टार्ट हो जाएगी कि अमेरिका नेटो की पावर के साथ ताइवान की मदद करेगा, खुद सामने नहीं आएगा, ताइवान को असला भी देगा, सब देगा, और ताइवान को कहेगा चाइना के साथ लड़ो, क्योंकि उसके पास यही तरीका है चाइना को कमजोर करने का, जैसे यूक्रेन के थ्रू रशिया को कमजोर किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? प्रॉक्सी वॉर जो है यही एक सबसे बड़ा जो है वो तरीक़ेकार होता है कि आप अपने अपने जैसे दुश्मन को, जो पावरफुल दुश्मन है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर आप एक इनडायरेक्ट वॉर लड़ते हैं जिसमें आप उसे 8-10 साल एंगेज रखते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तरीका अमेरिका हमेशा से इस्तेमाल करता आया है। लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कि भाई अमेरिका और चाइना ताइवान के ऊपर आमने सामने हैं, और हम हर किसी ये ना भूलें कि साउथ चाइना सी के अंदर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ताइवान के ऊपर ही होगा। तो दुनिया जंगों के दहाने पे खड़ी है। एट दी एंड आज की भी हम देख रहे हैं जो हमारे करंट अफेयर्स उनमें भी यही नजर आया, चाहे रशिया यूक्रेन हो, इसराइल और हमास का इशू हो, ठीक है, इसी तरह से पाकिस्तान इंडिया का इशू हो, और इसी तरह से चाइना और अमेरिका का इशू हो। हम देख रहे हैं कि भाई इन रीजन्स के अंदर हमें खौफनाक किस्म की मिलिट्री बिल्डअप्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।